हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जिसका सॉल्यूशन जो है हम आज कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित क्वेश्चन पेपर है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के यहाँ पर समावेश किया गया है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आप पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार क्लासेज हमारी देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक से संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए आप पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। तो लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था? तो दोस्तों, ये जो ब्रिक्स संघ है, ये ब्रिक्स में कब परिवर्तित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 2010 में। तो 2010 में ब्रिक्स संघ को जो है ब्रिक्स में परिवर्तित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2014 में क्या स्थान रहा था? तो दोस्तों, अगर हम बात करें 2014 में, तो वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में जो स्थान रहा था दोस्तों, वो रहा था 8वां स्थान रहा था वाणिज्यिक सेवाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ओपेक ऑफ द पेट्रोलियम, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का निम्न में से किस पर विशेष बल है? तो दोस्तों, जो ओपेक है, इसका किस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है? तो ओपेक में दोस्तों इसमें पेट्रोलियम के उत्पादन पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो एक तो पेट्रोलियम के उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, ये दोनों चीज़ें जो है ओपेक से संबंधित हैं, यानी कि पेट्रोलियम से संबंधित है दोस्तों ओपेक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? आयात शुल्क में कटौती, ये तो है दोस्तों वैश्वीकरण से संबंधित है। आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति, ये भी होती है इसमें वैश्वीकरण के अंतर्गत। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रभाव, ये भी वैश्वीकरण के अंतर्गत होता है। लेकिन जहाँ पर बात आती है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश करना, ये जो है वैश्विक के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आयात शुल्क, आयात लाइसेंसिंग और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो दोस्तों वैश्वीकरण शब्द से ही पता है आपको कि विदेशी निवेश या विदेशी आयात से ही संबंधित ये चीज़ होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें गलत है, बाकी अन्य ऑप्शन वैसे सही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों, जो वर्ल्ड बैंक होता है, इसमें कितने सदस्य देश हैं टोटल? तो विश्व बैंक के अंतर्गत दोस्तों 189 देश हैं। कितने देश हैं? 189 देश दोस्तों विश्व बैंक के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो दोस्तों, जो वर्ल्ड कंपटीशन जो चलता है, वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक चलता है दोस्तों, रिपोर्ट जो होती है, ये इसको कौन प्रकाशित करता है दोस्तों? ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है दोस्तों, विश्व आर्थिक फोरम जो है, ये जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग देने के लिए जो अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों नई दिल्ली, पंतनगर, हापुड़ या हैदराबाद। तो दोस्तों, नई दिल्ली, पंतनगर, हापुड़ या हैदराबाद, तो इनमें से हापुड़ इसका सही आंसर है दोस्तों। तो जहां पर सार्क सदस्य देशों के प्रशिक्षण हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, वो है हापुड़। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? तो दोस्तों, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है भारत में कब प्रभावी हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 2005 से। तो 2005 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है भारत में एक्टिव हो गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है
ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या होता है दोस्तों? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये जो है ट्रिम्स का पूरा नाम होता है दोस्तों। तो ट्रिम्स की फुल फॉर्म क्या हुई दोस्तों? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीन है। तो जीन क्या है दोस्तों? जीन होता है डीएनए का एक भाग। ठीक है, तो डीएनए के एक भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? डीएनए का जो भाग होता है दोस्तों उसको बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स इसको कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है। थैलेसीमिया नामक जो आनुवंशिक रोग है दोस्तों, ये किससे प्रभावित होता है? तो थैलेसीमिया नामक जो रोग है दोस्तों, इससे क्या प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? वो होता है दोस्तों ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में, रक्त में जो है सबसे ज़्यादा जो है थैलेसीमिया का असर होता है, और ये जो है इससे पूरा ब्लड जो है ख़राब हो जाता है शरीर का। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आनुवंशिक रोग होता है दोस्तों। तो थैलेसीमिया से क्या प्रभावित होता है? शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो ये होता है दोस्तों ब्लड, और ब्लड अगर ख़राब हो जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था दोस्तों? ये किया था आपका नोरियो टोनिगुची ने। किसने किया था? नोरियो टोनिगुची ने किया था दोस्तों 1974 में, 1974। तो दोस्तों इसी प्रकार के कुछ यूनिक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिसी के बेस पे मेरिट बनती है अंत में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ लें। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था? तो दोस्तों ये किया था 1974 में, और किसने किया था? नोरियो टोनिगुची ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड पशुधन विभाग विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका ऋषिकेश में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ऋषिकेश में स्थित है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका हेड ऑफिस है दोस्तों, कहाँ है? वो देहरादून में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है आए तो ऋषिकेश होगा, और अगर जो है इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों वो होगा तो देहरादून। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दें, दोनों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। मुख्यालय पूछा जाएगा तो इसका देहरादून होगा, और अगर प्रशिक्षण केंद्र कहा जाएगा तो ये ऋषिकेश होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जो गैसें हैं वो कौन सी हैं दोस्तों? वह हैं दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। इसी को हम सीधे पढ़ेंगे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक जो महत्वपूर्ण गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और जल वाष्प है। तो ये चार के चार दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो मानव विकास सूचकांक किसका संयुक्त सूचकांक है दोस्तों? तो दोस्तों ये है दोस्तों जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि जब मानव विकास सूचकांक, जब ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों, तो ये किस पे डिपेंड करता है? जीवन प्रत्याशा को रिप्रेजेंट करता है, शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्शाता है, और प्रति व्यक्ति आय को भी ये प्रदर्शित करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? तो सीमांत जोत जो होती है दोस्तों भारत के अंतर्गत, वो होती है 1 हेक्टेयर से कम। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप रखेंगे। तो भारत में जो सीमांत जोत का आकार है दोस्तों वो 1 हेक्टेयर से कम होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सेलुलोज व स्टार्च दोनों में होते हैं। तो सेलुलोज और स्टार्च दोनों में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं ग्लूकोज। क्या होते हैं दोस्तों? ग्लूकोज होते हैं, प्लस में होते हैं, और ये जो है सेलुलोज और स्टार्च दोनों ग्लूकोज के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 प्रकार की तरंगें दी गई हैं। तो यांत्रिक तरंग कौन सी बतानी है?
रेडियो वेव्स, एक्स रेज, रेडियो जो है वेव्स हो गई, एक्स वेव्स हो गई, और लाइट वेव्स हो गई, और साउंड वेव्स हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती है? तो वो आती है आपकी ध्वनि तरंगों को दोस्तों यांत्रिक तरंगें कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको यांत्रिक तरंगें कहा जाता है। बाकी रेडियो तरंगें, एक्स तरंगें और प्रकाश तरंगें ये क्या होती हैं? ये जो होते हैं आपके मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो दोस्तों द्रव की श्यानता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? घट जाएगी। ताप के बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता जो है घटती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 नैनोमीटर होता है दोस्तों 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? तो एक भू स्थिर उपग्रह जो है उसका परिभ्रमण काल कितना होता है दोस्तों? वो होता है 24 घंटे। तो अगर कोई सैटेलाइट से है, भू स्थिर उपग्रह है दोस्तों, तो वो जो उसका जो परिभ्रमण काल होगा वो कितने घंटे का होगा दोस्तों? वो होगा 24 घंटे का। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेफ्लॉन सामान्य नाम है। तो टेफ्लॉन किसका सामान्य नाम है दोस्तों? तो टेफ्लॉन किसका नाम है? टेफ्लॉन है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। किसका नाम है दोस्तों? पॉलीटेट्रोफ्लोरोएथिलीन का पूरा नाम है टेफ्लॉन। ठीक है दोस्तों, ये टेफ्लॉन इसी का नाम है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तो तांबे के मिश्र धातुओं का जोड़ा कौन सा मिश्रण है दोस्तों? वह है आपका पीतल और कांसा। पीतल और कांसा दोस्तों ये तांबे के मिश्र धातुओं का जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। अगर कोई अर्धचालक है दोस्तों उसमें विद्युत का चालन होता है। कैसे होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स एवं होल दोनों के द्वारा। तो दोस्तों जो आपका सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अर्धचालक होते हैं, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं जो आपस में जो है संयुक्त होकर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब इलेक्ट्रॉन का इसमें जो है गमन होता है और इससे जो है विद्युत का चालन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब होल्स की ओर मूव करते हैं तो ऐसी स्थिति में सर्किट के अंदर जो है करंट फ्लो करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो आपका एक सेमीकंडक्टर की पहचान होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा दोस्तों रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं। तो उत्तराखंड के अंदर का जो बांज बुरास के पौधे होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? ये होते हैं समशीतोष्ण वनों की एक विशेषता होती है दोस्तों। ठीक है, तो जो बांज बुरास के वृक्ष हैं दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत, ये समशीतोष्ण वनों के रूप में जाने जाते हैं। कैसे वन हैं ये? समशीतोष्ण वन बांज बुरास के वृक्ष दोस्तों, इनमें जो पत्ते होते हैं दोस्तों वो लगातार बने रहते हैं, यानी कि इसमें पतझड़ भी बहुत कम होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनमें आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू संरक्षण के द्वारा जो है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत के अंतर्गत सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रामनगर में स्थित है और ये दोस्तों नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है,
तो ये भारतवर्ष का सबसे पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ स्थित है, ये रामनगर में स्थित है और ये किस ज़िले में आता है दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किस में होता है दोस्तों, ये कैलकुलेटर में भी होता है दोस्तों। इसके अलावा कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण जो भी होते हैं, कॉर्डलेस जो वायर्स होती हैं, कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं दोस्तों, उनमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। निकिल कैडमियम का यूज़ होता है। इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर बने होते हैं दोस्तों वो भी निकिल और कैडमियम से बने होते हैं। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें नाभिकीय विखंडन को प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों। देखिए अगर हम इसमें बात करें दोस्तों तो न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया ये बिल्कुल होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के अंतर्गत, क्योंकि जब न्यूट्रॉन की बमबारी होती है तो नाभिकीय विखंडन होता है। उसके अलावा तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। यहाँ पर यही ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर जो है आपका फ्यूजन है तो इसके अंतर्गत दोस्तों तारों में ऊर्जा उत्पन्न करने से संबंधित कुछ भी नहीं है। बाकी नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है ये भी बिल्कुल नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होना, ये भी नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना ये प्रोसेस जो है नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत नहीं आती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत जो इसके मेन मेमोरीज होती हैं उसके अंतर्गत जो अत्यधिक तेज छोटी आकार की जो स्मृति है वो कौन सी है। तो दोस्तों होते कैश स्मृति। क्या होती है, ये होती है दोस्तों कैश स्मृति होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों जो टेलीविज़न ट्रांसमिशन होता है किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये होता है आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। किसका, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है टेलीविज़न ट्रांसमिशन, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है। तो दोस्तों जो प्रोटोकॉलों का समूह जो ट्रांसमिशन एक्सचेंजर का इंटरनेट में एक से दूसरी ओर भेजने का परिभाषित करता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है दोस्तों टीसीपी या आईपी। क्या कहा जाता है, टीसीपी या आईपी इसको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती। तो दोस्तों कौन सी सर्विस लेयर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है। तो दोस्तों वो है आपका हार्डवेयर एंड अ सर्विस, ठीक है। हार्डवेयर एज अ सर्विस के रूप में जो हार्डवेयर होता है दोस्तों एज ए सर्विस के फॉर्म में, तो वो जो है सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग उपलब्ध नहीं होती, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों इसी प्रकार के यूनिक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में इसमें देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने कराए हैं सब में कुछ न कुछ 8-10 क्वेश्चन नए जो आए हुए हैं बिल्कुल यूनिक टाइप के होते हैं। तो उनको जो है या तो एग्ज़ाम में स्किप कर देना चाहिए और या फिर उनको जो है आपको अच्छे से आते हों तो उन्हीं से जो है मेरिट बनती है। और जो ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड कर लेते हैं वो अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आप ध्यान दें ऐसे क्वेश्चनों को, तैयारी अच्छे से कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। तो दोस्तों जो टिहरी रियासत है इसके भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। तो 1 अगस्त कब हुआ था, 1949, 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे।
तो महाभारत में जो कुनिंद नरेश थे दोस्तों, वो किस नाम से जाने जाते थे? वो इनको कहा जाता था दोस्तों द्विज श्रेष्ठ। क्या नाम दिया गया था इनको? द्विज श्रेष्ठ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो महाभारत में कुनिंद नरेश को किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था दोस्तों द्विज श्रेष्ठ के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तर काशी का जो ऐतिहासिक नाम रहा है दोस्तों, वह है बाड़ाहाट। क्या रहा है? बाड़ाहाट दोस्तों उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, किंगरी विंगरी नीतिमाणा क्या है? तो दोस्तों ये किंगरी विंगरी और नीतिमाणा ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों किंगरी विंगरी और नीतिमाणा ये क्या है? दर्रे हैं दोस्तों। क्या हैं? दर्रे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर नोट कर लें आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये गेम से संबंधित है। तो चिराग सेन किससे संबंधित हैं दोस्तों? ये हैं बैडमिंटन के, और इन्होंने आपने देखा होगा ओलंपिक में गेम खेला था। ठीक है, और यहाँ पर जो है फाइनल में हारे थे, यानी कि सेमीफाइनल में हार गए थे। ठीक है दोस्तों, तो चिराग सेन जो हैं ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो इनका कौन सा गेम है दोस्तों? ये है बैडमिंटन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौन मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मौन मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों पाली पछाऊ जौनसार रवाई क्षेत्र में। कहाँ होता है? पाली पछाऊ जौनसार और रवाई क्षेत्र में मौन मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी प्रजामंडल राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा। और श्रीदेव सुमन ने जो दोस्तों ये किया था 23 जनवरी, क्योंकि इसका हमारा एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, 23 जनवरी 1939 को जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों ये की जा रही है तमिलनाडु में। कहाँ की गई है? तमिलनाडु में न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, रियो पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में पदक जीता था? तो रियो पैरा ओलंपिक जब हुए थे दोस्तों, तो उसमें जो दीपा मलिक है ये 2016 में दोस्तों इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में इन्हें जो है इन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीता था। तो किस गेम्स में किया था दोस्तों? यह है गोला फेंक में। किस में जीता था दोस्तों? गोला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता था। और ये 42 वर्ष की उम्र में 2012 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी जो है महिला ओलंपियन है जिन्होंने जो है 2012 में अर्जुन पुरस्कार जीता था। तो ये जीता था दीपा मलिक ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो दोस्तों जो नासा का अंतरिक्ष यान है वो कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो वो है दोस्तों आपका शनि। किस ग्रह के? शनि के मिशन पर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। समानांतर फसल का एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों समानांतर फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं और सरसों को दोस्तों समानांतर फसल कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है दोस्तों गेहूं के साथ ही सरसों की उगाई भी की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों? यूनिक्स, जावा, ओकेरल या MS ऑफिस? तो दोस्तों यूनिक्स जो है दोस्तों ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 में सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये कौन ऐसे चिकित्सक हैं जिनको अमेरिका में राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों अब्राहम वर्गीज को। किसको किया गया था? अब्राहम वर्गीज को दोस्तों 2015 में
ये भारतीय मूल के चिकित्सक हैं, लेकिन ये अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक विजेता हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो भारतीय अर्धसैनिक बल जिसको महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है दोस्तों, कौन सी है? वो है CRPF। किसको दोस्तों? CRPF को दोस्तों सेंट्रल जो है पुलिस जो होती है, इन्हें अर्धसैनिक बल का पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल, ठीक है दोस्तों, किन देशों के मध्य सहयोग है? तो दोस्तों जो पहल नामक ये संयोग है, ये किसके बीच है दोस्तों? ये है दोस्तों कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल। ये किन देशों के बीच है दोस्तों? ये है भारत, चीन और नेपाल के मध्य। किसके मध्य है दोस्तों? ये है आपका भारत, चीन और नेपाल के मध्य। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? तो कौन से निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया था दोस्तों? ये किया था ICICI बैंक ने। ठीक है दोस्तों, किस बैंक ने? ICICI। तो ICICI बैंक ने दोस्तों भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया था। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग करने वाला पहला बैंक भारत के अंतर्गत कौन सा है? वो है ICICI बैंक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के लगातार आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों आप लगातार प्रतिदिन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप ज़रूर रिवाइज़ करके चलें, क्योंकि आपके इससे प्रिपरेशन का आपको इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, और साथ ही आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो जब भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही सारी बातें थी दोस्तों आज के क्लास के अंतर्गत। और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।